और हमारे स्रोतों का ढेर हमें बता रहा है कि ये सिर्फ भूगोल का पार्ट नहीं होने वाला। हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां पानी, इतिहास, रहस्य और यहां तक कि अंतरिक्ष भी एक दूसरे से मिलते हैं। बिल्कुल, जब हम भारत की झीलों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में शांत पानी और खूबसूरत नज़ारों की एक तस्वीर बनती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में ये झीलें, आप कह सकते हैं कि ये भारत की धमनियों की तरह हैं। कुछ सरहदों पर देश की निगरानी करती हैं, तो कुछ पूरे शहर को बाढ़ से बचाती हैं, और कोई तो हमें मतलब सीधे सीधे अंतरिक्ष से मिले एक तोहफे की याद दिलाती है। तो चलिए इसी विचार के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम उत्तर में बर्फीले हिमालय से शुरू करेंगे, फिर पूर्वोत्तर के तैरते हुए अजूबों को देखेंगे, फिर पश्चिम के रेगिस्तान में नमक के समुद्र को समझेंगे और अंत में दक्षिण के हरे भरे बैकवाटर्स तक पहुंचेंगे। हमारा मिशन ये जानना कि ये झीलें सिर्फ पानी के गड्ढे क्यों नहीं है, बल्कि भारत की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और शुरुआत के लिए सबसे अच्छी जगह है भारत का ताज, जम्मू और कश्मीर। और जब कश्मीर की बात आती है तो दो झीलें तुरंत दिमाग में आती हैं, डल और वुलर। हमारे स्रोत बताते हैं कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन ज्यादातर लोग तो डल झील के बारे में जानते हैं। हाँ, उसके शिकारे और हाउसबोट्स के लिए। जी, तो पारिस्थितिकी के नजरिए से इन दोनों में से कश्मीर घाटी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है और क्यों? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, डल झील श्रीनगर का गहना है, पर्यटन की जान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वुलर झील वो घाटी की जीवन रक्षक है। अच्छा। इसका भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होना सिर्फ एक सामान्य ज्ञान का तथ्य नहीं है। ये झील झेलम नदी के लिए एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है या भारी बारिश होती है, तो झेलम का जो अतिरिक्त पानी है वो वुलर में फैल जाता है। ओके। ये झील उस पानी को सोख लेती है, जिससे नदी का प्रवाह नियंत्रित रहता है और श्रीनगर और पूरी घाटी विनाशकारी बाढ़ से बच जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व है। बिल्कुल। और तुलबुल परियोजना जिसका जिक्र हमारे नोट्स में है, उसका इससे क्या संबंध है? तुलबुल परियोजना का उद्देश्य वुलर झील के मुहाने पर एक बैराज बनाकर झेलम नदी को साल भर नौगम्य यानी कि नाव चलाने लायक बनाए रखना है। अच्छा। खासकर सर्दियों में जब पानी का स्तर कम हो जाता है। हालांकि इस पर कुछ विवाद भी रहे हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य जल परिवहन को सुधारना है। समझ गई। अब कश्मीर से थोड़ा और ऊंचाई पर चलते हैं, लद्दाख की ओर, जहां एक झील है जो अपनी खूबसूरती और अपने स्थान दोनों के लिए जानी जाती है, पेंगोंग सो। पेंगोंग। स्रोतों में लिखा है कि यह एक खारे पानी की झील है जो भारत और चीन के बीच फैली है। हाँ, और यही बात इसे बेहद खास और संवेदनशील बनाती है। पेंगोंग त्सो का लगभग 2/3 हिस्सा चीन के नियंत्रण में है। ये एक एंडोरेखिक बेसिन में है, जिसका मतलब है कि इसका पानी बहकर समुद्र तक नहीं जाता। अच्छा, इसीलिए ये खारी है? जी, वाष्पीकरण के कारण यहाँ नमक इकट्ठा हो गया है। लेकिन जो चीज इसे सच में अनोखा बनाती है वो है इसका व्यवहार। व्यवहार? एक झील का व्यवहार कैसा हो सकता है? इसकी सबसे अनूठी विशेषता यह है कि खारे पानी की झील होने के बावजूद 14,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड के कारण ये हर सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। खारे पानी की झील? हाँ। और जम जाती है? हाँ, खारे पानी को जमने के लिए बहुत कम तापमान चाहिए, और पेंगोंग में ऐसा होता है। ये एक भू राजनीतिक हॉटस्पॉट होने के साथ साथ एक प्राकृतिक आश्चर्य भी है। और जाहिर है, फिल्म 3 इडियट्स ने इसे पर्यटन के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर कर दिया है। लेकिन चलिए अब पहाड़ों में थोड़ा नीचे उतरते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड की ओर, जहां की झीलें अपने अंदर कुछ गहरे रहस्य छिपाए हुए हैं। आप जरूर रूपकुंड की बात कर रही हैं। जी हाँ, रूपकुंड, उत्तराखंड की कंकाल झील। हमारे नोट्स कहते हैं कि यहाँ 500 से ज्यादा मानव कंकाल मिले थे। ये कहानी तो किसी रहस्यमयी फिल्म की तरह लगती है। रहस्य है भी। इन कंकालों का राज क्या है? देखिए, ये दशकों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली रही है। जो शुरुआती सिद्धांत थे वो कहते थे कि किसी राजा की सेना या किसी महामारी के शिकार लोग थे, लेकिन हाल की डीएनए स्टडी ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। वो कैसे? पता चला है कि ये कंकाल अलग अलग समय और अलग अलग जातीय समूहों के हैं। कुछ दक्षिण एशिया के हैं जो 9वीं शताब्दी के आसपास मारे गए, और कुछ पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोग हैं जो 19वीं शताब्दी में मारे गए। क्या मतलब 1000 साल के अंतर पर? जी, वे सब एक ही जगह पर कैसे और क्यों मारे गए, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। अब हिमाचल की सूरज ताल झील पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये 12 लछाला दर्रे के पास है और यहाँ से भागा नदी निकलती है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन है। सूरज ताल से भागा नदी निकलती है और पास में ही चंद्रा ताल झील से चंद्रा नदी। जब ये दोनों नदियां हिमाचल के तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तब भारत की एक सबसे शक्तिशाली नदी चिनाब का जन्म होता है। तो ये छोटी सी दिखने वाली झील असल में एक विशाल नदी प्रणाली का उद्गम स्रोत है। क्या बात है। तो हमने ऊंचाई पर विवाद देखा, फिर रहस्य, और अब नदियों का जन्म। चलिए अब पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम की चोलामू झील, इसे भारत की सबसे ऊंची झील कहा गया है, लगभग 18,000 फीट पर। जी। इतनी ऊंचाई पर एक झील का अस्तित्व कैसे संभव है? इसका स्रोत ग्लेशियर है। ये तिब्बती पठार के बहुत करीब है और यहाँ साल के ज्यादातर समय तापमान 0 से नीचे रहता है। इसी वजह से ये झील अक्सर जमी रहती है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ इसकी ऊंचाई नहीं है। तो और क्या है? चोलामू झील ही तीस्ता नदी का मुख्य स्रोत है, जिसे सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये नदी आगे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जिसे वहां जमुना कहते हैं, में मिल जाती है। तो ये छोटी जमी हुई झील
करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। और सिक्किम में सोंगबो झील का भी जिक्र है जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। हाँ, सोंगमो या चांगू झील। कहा जाता है कि ये झील मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। जी, ये एक ग्लेशियल झील है जो गंगटोक और नाथुला के बीच पड़ती है। स्थानीय बौद्ध और हिंदू दोनों समुदायों के लिए ये बहुत पवित्र है और रंग बदलने वाली बात में भी सच्चाई है। पानी में मौजूद मिनरल्स और आसपास के मौसम के आधार पर इसका रंग हल्का नीला, गहरा हरा या फिर धुंधला हो जाता है। अद्भुत। अब सिक्किम से मणिपुर चलते हैं, लोकटक झील की ओर। इसे पूर्वोत्तर की शान कहा गया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत कुछ और ही है। जी हाँ, और वो खासियत ऐसी है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। लोकटक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, केबुल लामजाओ। एक मिनट, तैरता हुआ नेशनल पार्क? इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जंगल, जानवर, सब कुछ पानी की सतह पर तैर रहा है। ये कैसे काम करता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है। यह पार्क फुमडी नामक तैरती हुई वनस्पतियों पर बना है। फुमडी? हाँ, फुमडी। ये असल में मिट्टी, पौधों और हजारों सालों से सड़ रहे जैविक पदार्थों का एक घना, उलझा हुआ जाल है। इनकी मोटाई कई मीटर तक हो सकती है, इतनी कि ये पेड़ों और जानवरों का वजन उठा सके। लेकिन ये टिकाऊ कैसे हैं? मतलब नाजुक नहीं है? बहुत नाजुक हैं। पानी के स्तर में थोड़ा सा भी बदलाव या प्रदूषण इन फुमडी के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। और इसी तैरते हुए पार्क पर संगाई हिरन भी रहता है ना? हाँ, संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। ये इन्हीं फुमडी पर कूद कूद कर चलता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे वो नाच रहा हो। वाह, ये तो प्रकृति के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। चलिए अब पूर्वोत्तर के इस हरे भरे इलाके से निकलकर भारत के शुष्क पश्चिमी हिस्से में चलते हैं, राजस्थान। यहाँ सांभर झील का जिक्र है, जो भारत की सबसे ज्यादा खारेपन वाली झील है। सांभर का पानी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना खारा है। ये भारत की सबसे नमकीन झील है। ये एक विशाल सॉल्ट सिंक है, जहाँ नदियां अपने साथ मिनरल्स और नमक लाकर जमा करती हैं, लेकिन पानी बाहर नहीं जा पाता, सिर्फ भाप बनकर उड़ता है। नतीजा ये है कि यहाँ भारत के कुल नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैदा होता है। लेकिन राजस्थान में सिर्फ खारे पानी की झीलें नहीं है, पुष्कर झील भी है, जिसका महत्व बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, सांभर जहाँ आर्थिक महत्व की झील है, वहीं पुष्कर वो आध्यात्मिक महत्व की है। ये हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसके किनारे दुनिया का एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है। अब पुष्कर मेला भी? जी, कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला पुष्कर मेला। तो एक ही राज्य में पानी के दो रूप दिखते हैं, एक जो नमक देता है और दूसरा जो मोक्ष। और इसी राज्य में नक्की और पिछोला जैसी मीठे पानी की झीलें भी हैं। अब राजस्थान से महाराष्ट्र चलते हैं, एक ऐसी झील की ओर जिसकी कहानी सीधे अंतरिक्ष से जुड़ी है, लोनार झील। हाँ, लोनार। आज से लगभग 52,000 साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से इस जगह टकराया था, जिससे ये क्रेटर झील बनी। लेकिन इसकी असली खासियत सिर्फ इसकी उत्पत्ति नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो आकर्षक है वो है इसका पानी और इसकी चट्टानें। मेरा अगला सवाल यही था, एक उल्कापिंड के टकराने से बनी झील का पानी खारा और क्षारीय दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी क्रेटर झील है जो बसाल्टिक चट्टानों यानी ज्वालामुखी लावा से बनी सख्त चट्टानों में बनी है। हजारों सालों से बारिश का पानी इन चट्टानों में मौजूद मिनरल्स के साथ प्रतिक्रिया करता रहा है, जिससे ये पानी खारा और क्षारीय दोनों बन गया है। और इसके गुलाबी होने का क्या राज है? वो एक जैविक घटना है। झील के पानी में हेलोआर्किया नाम के सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो बहुत ज्यादा नमक वाले पानी में पनपते हैं। अच्छा। जब पानी में नमक की मात्रा एक निश्चित स्तर से ऊपर चली जाती है और सूरज की रोशनी तेज होती है, तो ये जीव एक गुलाबी रंग का पदार्थ पैदा करते हैं, जिससे पूरी झील का रंग गुलाबी हो जाता है। वाह, मतलब एक उल्कापिंड, ज्वालामुखी चट्टानें और सूक्ष्मजीव तीनों मिलकर ये करिश्मा करते हैं। चलिए अब जमीन से घिरी झीलों से हटकर भारत के तटीय इलाकों की ओर बढ़ते हैं, जहां लैगून और बैकवाटर्स की दुनिया है। और इसकी शुरुआत करने के लिए ओडिशा की चिल्का झील से बेहतर कोई जगह नहीं। चिल्का भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील। सबसे पहले एक लैगून और एक सामान्य झील में क्या फर्क होता है? लैगून एक आप कह सकते हैं कि उथला जल निकाय है, जो समुद्र से बालू या पत्थर की एक पतली पट्टी से अलग होता है, लेकिन किसी छोटे चैनल से समुद्र से जुड़ा भी रहता है। इसका मतलब है कि इसमें मीठा और खारा दोनों तरह का पानी मिलता है। और इसे भारत की पहली रामसर साइट भी घोषित किया गया था। ये रामसर टैग का असल में क्या मतलब है? रामसर साइट का दर्जा मिलना सिर्फ एक टैग नहीं है, ये रामसर कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय वादा है कि हम इस आर्द्र भूमि के इकोसिस्टम को बचाएंगे। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है, जहां सर्दियों में साइबेरिया और मध्य एशिया से लाखों पक्षी आते हैं। और यहाँ भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। अब थोड़ा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील पर आते हैं। यहाँ तो एक अजीब सा संगम देखने को मिलता है, एक तरफ फ्लेमिंगो, दूसरी तरफ रॉकेट लॉन्च सेंटर। हाँ, ये विज्ञान और प्रकृति का एक अविश्वसनीय सह अस्तित्व है। पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है और इसी झील के बीच में श्री हरिकोटा द्वीप है, जहां से इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। अरे वाह! हर साल हजारों गुलाबी फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं और उन्हीं के पड़ोस से भारत अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरता है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए अब इस शानदार यात्रा का समापन करते हैं केरला में। यहाँ हमारा स्वागत करती है वेम्बनाड झील, भारत की सबसे लंबी झील। वेम्बनाड सिर्फ एक झील नहीं है, ये केरल के बैकवाटर सिस्टम की आत्मा है। ये लगभग 96 किलोमीटर लंबी है और राज्य के कई जिलों से होकर गुजरती है। और जाहिर है ओणम के पर्व पर होने वाली नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस का जिक्र किए बिना बात अधूरी है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक दौड़ नहीं है, वो केरल की संस्कृति और टीम वर्क का उत्सव है।
और ये भी बता दूं कि प्रसिद्ध वेलेंकिन द्वीप जो कोची शहर का एक अहम हिस्सा है वो भी वेम्बनाड झील में ही स्थित है। क्या बात है। तो इस पूरी यात्रा के बाद अगर हम मुख्य बिंदुओं को एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कश्मीर की वुलर, जो घाटी के रक्षक हैं। सबसे बड़ी खारे पानी और लगून झील है ओडिशा की चिल्का, जो प्रवासी पक्षियों का घर है। सबसे लंबी झील है केरल की वेम्बनाड, जो बैक वाटर्स की जान है। सबसे ज्यादा खारेपन वाली झील है राजस्थान की सांभर, जो देश को नमक देती है। और भारत की सबसे ऊंची झील है सिक्किम की चोलामो, जो एक जीवनदायिनी नदी को जन्म देती है। बिल्कुल सही सारांश। ये दिखाता है कि भारत में झीलों की कितनी ज्यादा विविधता है। लेकिन यहाँ एक विचार के लिए सवाल भी छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने देखा कि ये झीलें पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन विविध झीलों के स्वरूप पर क्या असर पड़ सकता है? ऊंचाई पर जमी हुई पेगोंग के पिघलने की रफ्तार पर,